पिछली क्लास में हमने मृदा अवयव के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पृष्ठ मृदा व अवमृदा की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृष्ठ मृदा। कि मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य के लिए मशीनरी चलाई जाती है पृष्ठ मृदा कहलाती है। इसकी मोटाई 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है तथा ये उपजाऊ परत होती है। यानी कि मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य के लिए मशीनरी चलाई जाती है पृष्ठ मृदा कहलाती है। इसकी मोटाई 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है तथा ये उपजाऊ परत होती है। देखो कि जो मिट्टी है इसकी सबसे ऊपर वाली परत जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं और जिसकी मोटाई 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर यानी ऊपर से शुरुआत करके 15 सेंटीमीटर गहराई की जो परत होती है, 15 सेंटीमीटर तक गहराई की ये परत जो होती है उसे हम पृष्ठ मृदा कहते हैं। और ये पृष्ठ मृदा जो होती है ये कृषि कार्यों के लिए उपजाऊ होती है। दूसरी बात हम करेंगे दूसरी परत की, तो वो होती है अवमृदा। अवमृदा अवमृदा जो है पृष्ठ मृदा के नीचे से पैतृक पदार्थों तक गहराई की जो परत होती है उसे हम अवमृदा कहते हैं। पृष्ठ मृदा के नीचे पैतृक पदार्थों तक गहराई की परत अवमृदा कहलाती है। देखो इसकी हम अगर बात करें, अगर इसकी परास सीमा की बात करें तो 15 सेंटीमीटर से लेकर नीचे गहराई में पैतृक पदार्थ जो होते हैं, पैतृक पदार्थ यानी कि मृदा के निर्माणकारी पदार्थ, ये पैतृक पदार्थ जो होते हैं यहाँ तक की गहराई की जो मृदा होती है उसे हम अवमृदा कहते हैं। 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की तो हो गई पृष्ठ मृदा और 15 से लेकर के पैतृक पदार्थों तक की हो गई अवमृदा। हम यूं भी कह सकते हैं कि पृष्ठ मृदा के नीचे की जो मृदा होती है उसे अवमृदा कहते हैं। दूसरे में हम पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर देखेंगे कि पृष्ठ मृदा किस प्रकार की होती है और अवमृदा किस प्रकार की होती है।
ऐड रहेगा अपना पृष्ठ मृदा व अमृदा में अंतर। एक तरफ हम पृष्ठ मृदा लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम अमृदा लिख लेते हैं। अमृदा देखो, फर्स्ट बात हम करें तो पृष्ठ मृदा की ऊपरी परत होती है। ऊपरी परत है तो उसमें कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि इसमें कार्बनिक विच्छेदित या सड़े गले विच्छेदित या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। पृष्ठ मृदा में हम बात करेंगे तो ये नीचे की परत है और नीचे की परत के अंदर ये जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनकी मात्रा कम होती है। तो इसमें हम लिख देंगे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है और हमने मृदा अवयव के अंदर जब कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया था तब हमने 2-3 बातें उसमें देखी थी। उसमें से प्रमुख रूप से एक ये भी थी कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो मृदा वातन अच्छा बनाते हैं, मृदा वातन को बढ़ाते हैं। तो इस परत में पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे तो मृदा वातन क्या होगा, अधिक होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें मृदा वातन अच्छा होता है। अच्छा होता है अर्थात मृदा में वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अधिक होता है। अगर हम अवर मृदा की बात करें तो ये नीचे की परत है और नीचे की परत है तो ये वायुमंडल के कम संपर्क में रहेगी। वायुमंडल के संपर्क में कम रहेगी तो इसके अंदर मृदा वातन कम होगा। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें मृदा वातन कम होता है। अगली बात हम करें तीसरे अंतर की, तो तीसरे अंतर में हम देखेंगे कि ये जो पृष्ठ मृदा है, पृष्ठ मृदा जो होती है इसके अंदर इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व संख्या अधिक होती है। जबकि जो
अवमृदा होती है उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम होती है और उनकी सक्रियता भी कम होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता व संख्या कम होती है। देखें कि जो ऊपरी परत है उसके अंदर या उसमें कार्बनिक पदार्थ या सड़ा गला जो वनस्पति अवशेष है, जीव जंतु अवशेष है, उसकी संख्या ज़्यादा होगी। अगर उसकी संख्या ज़्यादा होगी तो उसको अपघटित करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता वहीं क्या होगी, अधिक होगी। और ये जो अवमृदा है इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ही कम है, तो इनको विघटित करने वाले जीव, सूक्ष्म जीव जो है उनकी संख्या भी कम होगी और सक्रियता भी कम होगी। चौथी बात अगर हम करें, ये अधिक उपजाऊ परत है तथा इसमें पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो पृष्ठ मृदा होती है ये उपजाऊ होती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम अवमृदा की बात करें तो ये कम उपजाऊ परत है तथा इसमें पोषक तत्व भी कम मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट अंतर की अगर हम बात करें तो ये गहरे रंग की, गहरे रंग या गहरे भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की परत होती है, जबकि अवमृदा जो होती है ये हल्के या हल्के गुलाबी रंग, हल्के पीले रंग की, हल्के पीले रंग की परत होती है। नेक्स्ट अंतर की अगर हम बात करें तो छठा अंतर इसमें यह होता है कि इनकी तनाइन विनिमय क्षमता धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। अवमृदा की हम बात करें तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। देखो कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी।
मृदावातन अच्छा होगा, वायुमंडल और मृदा के बीच में गैसों का आदान प्रदान अधिक होगा, जबकि अवमृदा में मृदा का आदान प्रदान या वातन जो होता है कम होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता दोनों ही क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कम होती है और सक्रियता भी कम होती है। ये अधिक उपजाऊ परत होती है, इसके अंदर पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। ये कम उपजाऊ होती है और पोषक तत्वों की संख्या भी कम होती है। ये गहरे भूरे रंग की परत होती है, जबकि ये हल्के पीले रंग की परत होती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता उच्च होती है और इसकी धनायन विनिमय क्षमता निम्न होती है, कम होती है। कारण कि पोषक तत्व पृष्ठ मृदा में अधिक है और अवमृदा में कम है। तो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक पदार्थ जो है इनकी धनायन विनिमय क्षमता उच्च होती है, जबकि जिसमें कार्बनिक पदार्थ है कम उनकी धनायन विनिमय क्षमता होगी कम। तो हम कहेंगे कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी जो कैटायन एक्सचेंज क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है और इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लो होती है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो रहेगा वो रहेगा मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं, इसको हम देखो समझने के लिए कि जिस प्रकार से जो मृदा है उस मृदा में हम क्या करते हैं कि सीधे लंबवत रूप से अगर इसको गहराई में काटते हैं, एक कट लगाते हैं इसके, तो इस प्रकार से हमें मृदा के समांतर, इस प्रकार से मृदा के समांतर हमें क्या होती है कि कई परतें दिखाई देती है। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मृदा सतह के या धरातल के हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत कट लगाते हैं, तो काट लगाने से हमें मृदा के समांतर क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है। ये परतें जो होती है इन्हें हम मृदा संस्तर कहते हैं और ये सभी जो मृदा के संस्तर या परतें जो होती है इनको सम्मिलित रूप से हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं। देखें मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं, तो हम इसकी परिभाषा में देंगे कि मृदा को ऊर्ध्वाधर या मृदा के ऊर्ध्वाधर या लंबवत काट लगाया जाता है तो मृदा की सतह के समांतर हमें विभिन्न परतें दिखाई देती है। परतें दिखाई देती है जिन्हें
मृदा संस्तर कहते हैं तथा इन सभी संस्तरों को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। क्या बात की हमने? मृदा सतह के यानी मृदा की ये जो सरफेस है, ये जो प्लेट होती है, इसके ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत हम जो काट लगाते हैं इसका, तो हमें मृदा सतह के समांतर हमें विभिन्न परतें दिखाई देती है, समांतर परतें दिखाई देती है और इन परतों को हम कहते हैं मृदा संस्तर। और इन सभी संस्तरों को शामिल रूप से कहेंगे मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। मृदा प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल या परिच्छेदिका में उपस्थित विभिन्न संस्तरों को बड़ी अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला के अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला के अक्षर O A B C से दर्शाया जाता है। देखो कि मृदा प्रोफाइल या परिच्छेदिका जो है उसके अंदर ये जो संस्तर होता है, इन संस्तरों को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, प्रथम परत जो है पहला संस्तर उसको O, दूसरे संस्तर को A, तीसरे संस्तर को B, चौथे संस्तर को C से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें इन संस्तरों की, मृदा प्रोफाइल में उपस्थित संस्तर किस प्रकार से होते हैं और कैसे इनकी जो संरचना होती है, क्या इनमें विशेष पाया जाता है। यह समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन चारों संस्तरों को लिखते हैं। नंबर 1 O संस्तर, 2 नंबर के अंदर A संस्तर, नंबर 3 B संस्तर, नंबर 4 C संस्तर। सबसे पहले हम बात करेंगे O संस्तर की। O संस्तर की हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये सबसे ऊपरी संस्तर है। यह सबसे ऊपरी संस्तर है। पहला संस्तर है तो सबसे ऊपर वाला संस्तर होगा, ऊपरी संस्तर है। इस संस्तर को 2 उप संस्तरों में बांटा गया है। इस O संस्तर जो है इसको 2 उप संस्तर O1 और O2 में बांटा गया है। सबसे पहले हम O1 उप संस्तर की बात कर रहे हैं, उसके बाद O2 संस्तर की बात करेंगे। इसको हम कह देंगे A पहला और B दूसरा संस्तर।
देखो ओवन संस्तर जो होता है कि ये प्रथम ओ में भी पहला संस्तर, ओ में भी पहला या पहला उप संस्तर है, पहला उप संस्तर है। तो इसमें विशेष क्या होगा कि इसमें साधारण आंखों से दिखाई देने वाले कम विघटित या अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। दूसरे उप संस्तर ओ के अंदर हम बात करें O2 की, O2 में क्या होता है कि इसमें पूर्ण विच्छेदित या विघटित साधारण आंखों से नहीं दिखाई देने वाले कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। देखो इसमें विशेष ये हुआ कि वास्तविकता तो है कि ऊपरी जो ओ संस्तर है, इस ओ संस्तर को पहला संस्तर कहें, लेकिन इसमें भी विभेदन जो किया गया है इसको दो उप संस्तरों में बांटा गया है। इसका मुख्य रीजन है कि इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बनिक पदार्थ प्रथम ओवन उप संस्तर में क्या होता है कि कम विच्छेदित होता है, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है जो हमें साधारण आंखों से दिखाई देता है। लेकिन O2 संस्तर जो होता है उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पूर्ण रूप से विच्छेदित होता है। इस संस्तर को विशेष हमने ये बात की है कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो है उनकी उपस्थिति के कारण से इसको ह्यूमस संस्तर भी कहा जाता है। यानी कि कार्बनिक पदार्थ जिसमें सर्वाधिक मात्रा में है, कार्बनिक पदार्थ विशेष है, तो इसको ह्यूमस संस्तर नाम भी दिया जाएगा। दूसरा संस्तर जो आता है वो असंस्तर होता है, और असंस्तर का विशेष ये होता है कि इसे प्रथम खनिज संस्तर भी कहा जाता है। प्रथम खनिज संस्तर, देखो प्रथम संस्तर की बात आए तो वो असंस्तर है, लेकिन असंस्तर में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ शामिल नहीं होते हैं। ए जो होता है इसके अंदर से, इसके बाद से खनिज पदार्थों का मिश्रण शुरू होता है, इसलिए इसको प्रथम या पहला खनिज संस्तर कहा जाता है। ए संस्तर के को तीन उप संस्तरों A1, A2 व A3 के अंदर विभाजित किया गया है। A1 जो उप संस्तर है, A1 के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर से ये O संस्तर से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, और उससे कुछ अलग भी है। तो अलग तो ये है कि इससे खनिज पदार्थ शुरू हो जाते हैं, और मिक्स ये है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे। तो हम कहेंगे इस उप संस्तर में
कार्बनिक पदार्थ व खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। देखो ये किस प्रकार से ऊपर से ओ से जुड़ा हुआ है, ओ से जुड़ा हुआ है तो कार्बनिक पदार्थ होंगे इसमें, और इसमें एक के गुण जो होंगे वो रहेंगे खनिज पदार्थ। तो हम कहेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का मिश्रण वाला उपसय स्तर है। नेक्स्ट जो उपसय स्तर आता है वो A2 है। A2 जो उपसय स्तर होता है इसको हम निक्षालित सह स्तर कहते हैं। निक्षालित सह स्तर कहा जाता है। इसको निक्षालित सह स्तर इसलिए कहा जाता है कि इस सह स्तर में उपस्थित आयरन, एल्यूमिनियम और मृत्तिका के यानी सिलिका के जो ऑक्साइड होते हैं वो गुड़कर के नीचे के सह स्तरों में चले जाते हैं। यानी कि ये सह स्तर धुलता है। ऊपर से जब वर्षा जल आता है तो इसमें उपस्थित जो एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका के ऑक्साइड होते हैं वो गुड़ करके कहाँ चले जाते हैं, नीचे के सह स्तरों में चले जाते हैं। इसलिए इसको निक्षालित सह स्तर कहा जाता है। और साथ ही क्या होता है, इसमें क्वार्टज का सांद्रण बढ़ जाता है। साथ ही क्या होता है, इस सह स्तर में इसमें क्वार्टज का सांद्रण बढ़ता है। तीसरा इसमें उपसय स्तर ए में आता है वो है A3 सह स्तर। A3 सह स्तर जो होता है उसको परिवर्तनशील सह स्तर कहा जाता है, क्योंकि A सह स्तर जो होता है उसको परिवर्तनशील सह स्तर कहा जाता है और इसमें विशेषतः A सह स्तर के गुण पाए जाते हैं। यानी कि A1 A2 के मिक्स गुण इसमें पाए जाएंगे। ऊपर से धुलावा भी इसमें रहेगा, तो ये परिवर्तन होता रहता है, इसकी कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि जो पदार्थ ऊपर से घुल करके नीचे से स्तर में आएंगे तो इससे होकर के वो नीचे की तरफ जाएंगे, इसलिए इसका संगठन है बदलता रहता है, तो इसको परिवर्तनशील सह स्तर कहते हैं। नेक्स्ट जो सह स्तर आता है तीसरा सह स्तर, और वो है बी सह स्तर। बी सह स्तर के भी 3 भाग है, B1, B2 और B3। B1 सह स्तर को A3 के समान परिवर्तनशील सह स्तर कहा जाता है। परिवर्तनशील सह स्तर, इसमें मुख्यतः B सह स्तर के गुण पाए जाते। देखो ये भी परिवर्तनशील, ये भी परिवर्तनशील, इन सब की वजह A2 से निक्षालित पदार्थ इनसे होकर के गुजरता है, इसलिए ये बदलते रहते हैं। इनको परिवर्तनशील सह स्तर कहा जाता है। इसमें विशेषतः A के गुण पाए जाएंगे, इसमें B के गुण पाए जाएंगे। B2 जो उपसह स्तर है, इस सह स्तर को निक्षेपित सह स्तर कहा जाता है। निक्षेपित सह स्तर, यानी कि जो A2 है, A2 से निक्षालित हुआ पदार्थ B2 सह स्तर में या B2H उप सह स्तर जो होता है उसमें आकर के जमता है। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका के जो ऑक्साइड A2 से गुड़ करके B2 में आकर के जमा होते हैं, इसलिए इसको निक्षेपित सह स्तर कहा जाता है। इसमें निक्षेपित ऑक्साइड जो है उनके जमाव के कारण से उन ऑक्साइडों की अधिकता होती है। तीसरा उपसह स्तर बी में होता है अंतर्वर्ती। इसको अंतर्वर्ती सह स्तर कहा जाता है।
इसको अंतर्वर्ती संस्तर क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट संस्तर पढ़ने के बाद में ये बात हम आपको बताएंगे कि जैसे अगला संस्तर चौथा जो होता है 4 नंबर संस्तर वो होता है सी संस्तर। सी संस्तर जो होता है इसमें पैतृक पदार्थों का जमाव अधिक होता है। इस संस्तर में पैतृक पदार्थों का जमाव अधिक होता है, इसलिए इसको पैतृक संस्तर भी कहा जाता है। पैतृक पदार्थों का जमाव अधिक, पैतृक पदार्थों का जमाव अधिक होता है। इसके अंदर विशेष ये होता है और बाकी का ये है। तो इन दोनों के बीच में देख, इसमें पैतृक पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो संस्तर जो होता है B3, निक्षेपण यहीं तक हो जाता है। आगे पैतृक पदार्थ का संस्तर है तो ये B का भाग जो होता है इसको B और C के बीच का संस्तर माना जाता है, इसलिए इसको अंतर्वर्ती संस्तर कहा जाता है। इसमें मिक्स गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो C संस्तर के बाद में कठोर चट्टान आ जाती है, जिसे हम आर्बिट रॉक कहते हैं, जिसको R संस्तर कहा जाता है। R संस्तर जो होता है इसमें कठोर चट्टान होती है, कठोर चट्टानें पाई जाती है R संस्तर में, कठोर चट्टान। देखिए दोबारा देखो, और संस्तर सबसे ऊपरी संस्तर ह्यूमस संस्तर, इसके दो उप संस्तरों में बांटा गया है। प्रथम ओवन के अंदर साधारण आंखों से दिखाई देने वाला कम विच्छेदित या अल्प विच्छेदित या विघटित कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और दूसरा है O2 से उप संस्तर, जिसके अंदर पूर्ण रूप से विच्छेदित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एक में साधारण आंखों से दिखाई देने वाले, दूसरे में साधारण आंखों से न दिखाई देने वाले, इसके अंदर दो बार। दूसरा संस्तर A संस्तर, जिसको प्रथम खनिज संस्तर कहा जाता है। A संस्तर को इसके 3 पार्ट होते हैं, A1, A2 और A3। A1 उप संस्तर जो है, इस उप संस्तर में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ और खनिजों के मिश्रण का संस्तर कौन सा है, कौन सा उप संस्तर है, तो वो A1 है। A2 जो होता है ये निक्षालित संस्तर है, इसमें क्वार्टज का सांद्रण बढ़ता है। देखो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि निक्षालित संस्तर कौन सा है, इससे कौन से पदार्थों का निक्षालन होता है। तो A2 जो है वो निक्षालित है और इससे आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिका के जो ऑक्साइड होते हैं उनका निक्षालन होता है। साथ ही इसके अंदर किसका सांद्रण बढ़ जाता है या किस उप संस्तर में क्वार्टज का सांद्रण बढ़ जाता है, तो वो है A2 संस्तर। ए के अंदर तीसरा उप संस्तर जो है वो है A3 को परिवर्तनशील संस्तर कहा जाता है। तीसरा मुख्य संस्तर बी संस्तर जो होता है उसके भी 3 भाग, B1, B2 और B3। B1 जो होता है उसको परिवर्तनशील संस्तर कहते हैं और मुख्यतः इसके अंदर B के गुण पाए जाते हैं। B2 जो होता है उसको निक्षेपित संस्तर, वेरी मोस्ट है, निक्षेपित संस्तर किसे कहते हैं, या A2 से निक्षालित पदार्थ किस संस्तर में जाकर के जमा होते हैं, तो वो B2 के अंदर। B3 पैतृक पदार्थों का जो C संस्तर है उसके और B संस्तर के बीच का जो संस्तर है, उप संस्तर है, इसलिए इसको अंतर्वर्ती संस्तर कहा जाता है। C संस्तर में पैतृक पदार्थों की अधिकता होती है, इसलिए इसको पैतृक संस्तर कहा जाता है। C से नीचे क्या होती है, कठोर चट्टानें आ जाती है, जिसे आर्बिट कहा जाता है, R संस्तर कहा जाता है।